वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। साथ ही हम इसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स को स्पेशली समझेंगे। तो हम डीपीएसपी तथा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल 1 to 50 को डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 जिसमें कि संघ का नाम व राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संघ के नाम के लिए इंडिया व भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 2 जिसमें कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के संबंध में बताया गया है। तो किसी भी भूभाग को भारतीय राज्य में मिलाना या फिर किसी एक राज्य से अलग अन्य राज्य की स्थापना करना, इसके लिए प्रावधान आर्टिकल 2 में दिए गए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 3 जिसमें कि नए राज्यों के नाम और वर्तमान राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन के से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना या उसके सीमा, क्षेत्रफल इत्यादि में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 3 में दिए गए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है जिसमें कि सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर मैं यह भी ऐड कर दूं कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 26 नवंबर 1959 को ही प्रवर्तन में आ गए थे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है जिनमें कि मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम एक एक को डिटेल में समझेंगे। जिसमें है आर्टिकल 12, इसमें दी हुई है परिभाषा। किसकी परिभाषा दी हुई है? राज्य की परिभाषा। यानी कि संविधान में जहां जहां भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ क्या होगा, इसके लिए परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 13 जिसमें कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां दी गई है। यानी कि किसी भी प्रकार का कानून या नियम जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही उसका कोई भूभाग जो कि मूल अधिकारों से असंगत है तो केवल उस भूभाग को समाप्त कर दिया जाएगा या उसका ऑटोमेटिकली अल्पीकरण हो जाएगा। ये उपबंध आर्टिकल 13 में दिए गए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 14 जो कि समता के अधिकार से संबंधित है। इसमें विधि की समक्ष समता, साथ ही विधियों के समान संरक्षण, यानी कि राज्य हर व्यक्ति से समान व्यवहार करेगा, साथ ही समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 14 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 15 जिसमें कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 16 जिसमें कि लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। यानी कि राज्य लोक नियोजन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर कुछ शैक्षणिक योग्यताएं हैं जो जिनको कि इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। तो यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि हाल ही में एमपीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है, ना कोई विदेशी राज्य से, और साथ ही किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाती है। बट यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि इसमें सेना तथा शिक्षा से संबंधित उपाधियां नहीं आएगी, क्योंकि सेना में जो भी उपाधियां प्रदान की जा सकती है
वह लीगल है और साथ ही शैक्षणिक उपाधियां जैसे कि पीएचडी करने वाले अपने नाम के आगे डॉक्टर्स लगाते हैं, तो इस प्रकार की उपाधियों को इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक बात और भी ऐड कर दूं कि जब 1958 में पद्म पुरस्कार प्रारंभ हुए थे, तब ये क्वेश्चन सामने आया था कि यह आर्टिकल 18 का उल्लंघन करते हैं, बट इस संबंध में कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि सम्मान व उपाधि में अंतर है और यह आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 19, जिसमें कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, मीडिया प्रेस से संबंधित स्वतंत्रता, साथ ही सूचना या जानकारी का अधिकार, ये सब आर्टिकल 19 वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 20, जिसमें कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा दोबारा नहीं दी जा सकती। इससे संबंधित अन्य प्रावधान भी आर्टिकल 20 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 21, जिसमें कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। इसके अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार, सोने का अधिकार, हंसने का अधिकार, ये सब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमने समता का अधिकार व स्वतंत्रता का अधिकार, इन दोनों मौलिक अधिकारों को इन आर्टिकल्स के अंतर्गत देख लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 21A, जिसमें कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह आर्टिकल 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में हम देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल। तो इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल 22, जिसमें कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंतर्गत उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना, उसे अपने पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार प्रदान करना, इस टाइप के सभी प्रावधान आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 23, जिसमें कि बालाश्रम व मानव दुर्व्यापार का निषेध है। बेगार प्रथा तथा बालाश्रम से अर्थ है कि किसी से जबरदस्ती श्रम कराना, साथ ही मानव दुर्व्यपार, मानव तस्करी आदि का निषेध आर्टिकल 23 में दिया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 24, कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम कराना निषेध किया गया है आर्टिकल 24 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं आर्टिकल 25 से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 25 में कि अंतःकरण की व आबाद रूप से धर्म को मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है, उसके लिए उसके अनुसार आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये सभी बातें आर्टिकल 25 में दी गई है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 26, जिसमें कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्य के लिए प्रबंधन कर सकता है, यह स्वतंत्रता उसे प्राप्त है। साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 27 में हम देखते हैं कि किसी भी धर्म विशेष के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 28, जिसमें कि निश्चित शैक्षणिक संस्थानों धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। कुछ निश्चित शैक्षणिक संस्थान है जिनमें की धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होती है। यह आर्टिकल 28 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 29, जिसमें कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। जो माइनॉरिटीज हैं उनके हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 30,
जिसमें कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपने लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं तथा उसमें अपने अनुरूप प्रशासन कर सकते हैं, जिसमें कि आपने बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल देखे होंगे। इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 32 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, यानी कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं उनकी गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के द्वारा न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध शामिल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डीपीएससी से संबंधित आर्टिकल। तो आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, सेम एज फंडामेंटल राइट्स। जैसे आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, वही आर्टिकल 36 में भी कहा गया है। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधियां बनाए। बट यहाँ पर हमको याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में न्यायोचित नहीं है, यानी कि जिस प्रकार आर्टिकल 32 के द्वारा फंडामेंटल्स की गारंटी दी जाती है, उस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व की गारंटी नहीं दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 38, जिसमें कि कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। उसके बाद में 39 में कहा गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ये किसमें दिए गए हैं? आर्टिकल 39 में दिए गए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 39 का, जिसमें कि सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में आर्टिकल 39 का में दिया गया है। उसके बाद में आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित आर्टिकल 40 है। उसके बाद में 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने के अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 41 में दिया गया है। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का बंद करता है। आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। इसमें सामान्य नागरिक संहिता, सामान्य सिविल संहिता के बारे में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 45 बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध 45 के द्वारा किया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं 46, जिसमें कि दुर्बल वर्गों के अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि है। 47 में पोषाहार स्तर, लोक स्वास्थ्य व जीवन स्तर में सुधार का राज्य का कर्तव्य है। उसके बाद में कृषि व पशुपालन संगठन के लिए आर्टिकल 48 में दिया गया है, और 48 का, जिसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं 49, जिसमें कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं आर्टिकल 50, जिसमें कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। उसके बाद में आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। राज्य के सदस्यों के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, जिससे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।